अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड सेक्शन ऑफ द सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन या सिस्टम की सीक्वेंस डायग्राम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, वो बच्चे जो अपना प्रोजेक्ट पेड बनवाना चाहते हैं या ये डॉक्यूमेंट को पेड बनवाना चाहते हैं, वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बात करने से पहले हमें मेनली टू क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमने आंसर करना है। तो उन दो क्वेश्चंस को यहाँ पे पेश कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस डायग्राम एग्जैक्टली करती क्या है। और सेकेंडली, हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर कॉपोनेंट्स कौन से होते हैं ताकि कोई भी चीज़ हमारी डायग्राम में मिस ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वेंस डायग्राम करती क्या है? इसका सिंपल आंसर ये है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है। तो टू ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर यूजिंग सीक्वेंस डायग्राम। और सीक्वेंस डायग्राम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सीक्वेंस डायग्राम के अंदर आपके पास ऑब्वियसली, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, एक तो आपके पास होता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपके पास होते हैं कुछ मैसेजेस। ये मैसेजेस आपके सिंक्रोनस भी हो सकते हैं और एसिंक्रोनस भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास कुछ लाइफलाइंस होगी, आपके पास कुछ एक्टिवेशन बार्स होंगे, और लास्टली आपके पास मैसेजेस की फर्दर एक्सटेंशन होगी, यानी कि किस तरह के मैसेजेस को आप कर सकते हो क्रिएट। आपके पास क्रिएट मैसेज का ऑप्शन होगा, जिसको आप कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिस्पैच मैसेज को भी कहते हो। और इसी तरीके से आपके पास डिस्ट्रॉय मैसेज का एक ऑप्शन होगा। डिस्ट्रॉय मैसेज के बाद आपके पास दो एडिशनल मैसेजेस होते हैं, जिसको आप लॉस्ट मैसेज या फिर फाउंड मैसेज कहते हो। अब इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके हैं ऑब्जेक्ट, मैसेजेस, लाइफलाइन, एक्टिवेशन बार, क्रिएट और डिस्ट्रॉय मैसेज। ये जो लास्ट हमने दो ऑप्शंस लिखे हैं, ये बहुत कम होता है कि यूज़ होंगे, और बहुत रेयरली होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी इसको यूज़ करोगे। अब बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इनका मकसद क्या है। देखिए, सीक्वेंस डायग्राम को बिल्ड करने के लिए इन सारे कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि सीक्वेंस डायग्राम का काम क्या है। ये दो ऑब्जेक्ट्स को, डेटा ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है। और अगर आसान ज़बान के अंदर हम आपको बताएं कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिंपली अपने सिस्टम के एक यूज़ केस को, के फ्लो को डिस्क्राइब कर रहे होते हो यूजिंग डायग्राम। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम के सीक्वेंशली क्या क्या फ्लो बन सकते हैं। अगर हमने ये निकाले, हम सिंपली अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेते हैं जी। डिस्क्रिप्शन को ओपन करने के बाद आपने सिंपली स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल लास्ट तक, टूल से पहले पहले तक, सारी अपनी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है, और किसी भी एआई टूल के ऊपर आके यहाँ पे इसको पेस्ट करके एक कमांड देनी है। टू बी एग्जैक्ट दो कमांड्स है जिनका हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। सो वो प्रॉम्प्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसको कहना है कि टेल मी सीक्वेंस डायग्राम यूज केसेस इन पॉइंट्स। पॉइंट्स के अंदर मुझे बताओ कि इस सिस्टम के लिए सीक्वेंस डायग्राम के क्या यूज केसेस होंगे, एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग यूज्ड। कौन से ऑब्जेक्ट्स? जो ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, इसके बारे में हमें बताओ। तो हम इसको सेंड कर देते हैं। ये उसका एनालिसिस करके आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि क्या क्या यूज़ केसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास एक यूज़र रजिस्ट्रेशन का यूज़ केस है, एक यूज़र लॉगिन का यूज़ केस है, क्विज सिलेक्शन का यूज़ केस है, स्टार्ट क्विज का यूज़ केस है, और आंसर क्वेश्चन का यूज़ केस है, क्विज कंप्लीशन का यूज़ केस है। अब ये सारे यूज़ केसेस जितने भी होंगे, उतनी ही आप डायग्राम्स को बिल्ड करोगे, ठीक है। आपने मेक श्योर कि अपने जहन के अंदर ये चीज़ बिठा लो कि आपने एक यूज़ केस की एक डायग्राम बिल्ड करनी है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये सारे चीज़ें क्या है। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकली बात करें तो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी। लेकिन लेट्स से कि हम लोग यहाँ से इस यूज़ केस को उठा लेते हैं।
आपने सिंपली इस यूज़ केस को उठाना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। और टू बी वेरी एग्जैक्ट इसने हमें यूज़ ऑब्जेक्ट्स पहले ही बता दिए। नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है हमारी वो ऑब्जेक्ट्स के लिए ही थी कि अगर तो ये आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं बताता, इन केस हमें इसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बता दिए। ठीक है, अगर ये आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं बताता तो आपने यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को देना है कि टेल मी द ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस फ्लो, जो भी ये फ्लो है ये वाला यूजर रजिस्ट्रेशन का, इसके मुझे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताओ। अभी हमारा काम यहाँ से चल जाएगा। तो इसको कॉपी करते हैं जी और आ जाते हैं एक्सकाली ड्रॉ के ऊपर। ठीक हो गया, लेकिन इससे पहले डिस्कस करते हैं कि इसकी नोटेशंस क्या है। अब बिल्कुल इसको हम क्लास डायग्राम की फॉर्म, बिल्कुल क्लासरूम की फॉर्म के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हो रेक्टेंगुलर बार से, कुछ इस तरह से। हम कह देंगे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है हमारा बी। ठीक है, अब ए और बी की जगह आप अपने यूज़ केसेस के ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो ये एक यूज़र ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अब लाइफ लाइन्स क्या होती है? लाइफ लाइन आपके ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन होगी कि आपके सिस्टम की लाइफ साइकिल के अंदर, आपकी एप्लीकेशन की रनिंग लाइफ साइकिल के अंदर इन दोनों ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन कितनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे आप मैसेजेस को सेंड कर सकते हो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। यही बात हो रही थी कि आपके ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग सीक्वेंस डायग्राम। इन मैसेजेस के जरिए हमने कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो आप एक्टिवेशन बार को यहाँ पे बना लो। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑब्जेक्ट एक्टिव है और ये मैसेज सेंड कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो जब ये दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड करेगा दूसरा ऑब्जेक्ट भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक्टिवेशन बार लगेगी। और एरोज जो आप यूज़ करोगे वो आप क्लोज्ड एरोज यूज़ करोगे, जिसको आप कुछ इस तरह का कलर करोगे, बेसिकली क्लोज्ड एरोज। ठीक है, और रिस्पॉन्स भी आता है ऑब्वियसली। अगर आप कोई मैसेज करोगे एक ऑब्जेक्ट को तो दूसरा ऑब्जेक्ट आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी भेजेगा। तो रिस्पॉन्स का मैसेज आप लोग डॉटेड लाइन के साथ शो करते हो, क्लोज्ड एरो लेकिन डॉटेड लाइन। हम कह देते हैं जी कि आपके पास एक एटीएम का सिनेरियो है। एक यूज़र है जो कि एटीएम पे जाएगा। ठीक है, और एटीएम पे जाके ऑब्वियसली वो कहेगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। एटीएम फिर आगे से वेरीफाई करेगा कि क्या उसके बैंक अकाउंट के अंदर इतने पैसे पड़े हुए हैं। अगर तो पड़े होंगे तो वो पैसे उसको डिपॉजिट कर देगा। तो हम इसको कह देते हैं कि डिस्पेंस पैसे, डिस्पेंस मनी। ठीक हो गया, तो इसकी सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनेगी? हमारे पास एक यूज़र ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक एटीएम ऑब्जेक्ट है, फिर इसके अलावा क्या है, इसके बाद ये वेरिफिकेशन वगैरह जो है और बनी जो है, इसके अंदर हम कह देते हैं कि हमारे पास एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, बैंक अकाउंट बेसिकली। ठीक हो गया, अब जैसे हमने ऊपर बात की थी कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स की कोई ना कोई लाइफ लाइन है, तो इनकी हम लाइफ लाइन्स को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ सा बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन हम जब डायग्राम को बिल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन होगा। हम कहते हैं कि यूज़र एक मैसेज सेंड करेगा एटीएम को। ठीक है, अब मैसेज सेंड करना है तो हमने एक्टिवेशन बार को बनाना है। मैसेज सेंड किया और उस मैसेज के अंदर उसने क्या क्या दिया एटीएम को? हमने एटीएम को बताया कि हमें कितनी अमाउंट चाहिए। ठीक हो गया, तो हमने एटीएम को एक इनपुट दिया और इनपुट के अंदर हमने बताया कि हमें इतनी अमाउंट चाहिए, कुछ अमाउंट हमने उसको दी। और मेक श्योर कि जब आप मैसेज सेंड कर रहे हो आपने इसको फंक्शनल लैंग्वेज के अंदर सेंड करना है। ठीक है, अब एटीएम जो सा है उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसने अपना मैसेज आगे सेंड कर दिया। क्या मैसेज था उसका जी? कि अकाउंट के अंदर जाओ और वेरीफाई करो बैलेंस को, कि क्या उसके पास इतना बैलेंस है भी है बैंक में कि नहीं है। अगर तो होगा तो अकाउंट की तरफ से उसको फिर एक रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ जी भाई आपके पास इतना बैलेंस है, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, ये यू है। इसी तरीके से अब एटीएम क्या करेगा? इसको डिपॉजिट कर देगा कुछ पैसे। अब ये मैंने बिल्कुल हाई लेवल ओवरव्यू बताया है,
ठीक है। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ से बारी बारी यूज केसेस को उठाना है, ड्रॉ डॉट आई के ऊपर रखना है और इत्मीनान से अपनी डायग्राम्स को बिल्ड करना है। तो हम स्क्रीनशॉट एक लेते हैं स्निपिंग टूल के ऊपर से, मैं इससे एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक यूज़ केस की, और इसको कॉपी करके ड्रॉ डॉट आई को ओपन करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको देखते हुए हमने आसानी से अपनी पूरी डायग्राम को बिल्ड कर लेना है। हमें पता है जी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक यूज़र है, रजिस्ट्रेशन पेज है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन है और यूज़र डेटाबेस है। ठीक है। आप इसमें से ये रजिस्ट्रेशन पेज को और ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर को स्किप करके यहाँ पे ब्राउज़र भी लिख सकते हो। ठीक है। और उसके आगे फिर सर्वर लिख के फिर डेटाबेस लिख सकते हो। बट अगर आपको पूरी की पूरी मिल रही है एक्सप्लिसिट फॉर्म में सारी डिस्क्रिप्शन, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे सर्च करना है सीक्वेंस। ठीक है। और आपने जिन भी कंपोनेंट्स की हमने बात की थी बारी बारी वो सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे सर्च करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमें ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट के साथ नीचे लाइफलाइन पहले से ही है। ठीक है। तो दो चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी, लाइफलाइन भी, ऑब्जेक्ट भी। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये एक्टिवेशन बार मिल गया, और अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये डिस्पैच मैसेज का एक एरो मिल गया और रिटर्न का एक एरो मिल गया। अब रिटर्न का एरो जो है यहाँ से आगे से ओपन एरो है, इसको आपने मेक श्योर कि चेंज कर लो। तो इसको हम इसको चेंज कर ले, या फिर हम डिस्पैच वाला जो एरो है इसी को पकड़ के डॉटेड फॉर्म के अंदर ले आते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। और इसके ऊपर रिटर्न लिख लेते हैं। इसको अगर हमने उल्टा करना है तो हम कर ही सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि क्लोज्ड एरोस का आप यूज़ करो, क्योंकि हम यहाँ पे सिंक्रोनस फॉर्म के अंदर ही अपनी डायग्राम्स को लेके चलेंगे। हम जितना सिंपल लेके चलेंगे उतना ही बेहतर है। आपको ए सिंक्रोनस एरोस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने दो मैसेजेस की बात की थी, सिक और एसिक। जो आपके सिंक्रोनस एरोस होते हैं वो बेसिकली क्लोज होते हैं। ठीक है। हम इसी का यूज़ करेंगे। और जो आपके एसिंक्रोनस एरोस होते हैं वो होते हैं आपके ओपन एरोस। और सिंक्रोनस का मतलब सिंपल ये है, एक ऐसा मैसेज जो सीक्वेंस के साथ चल रहा है। और एसिंक्रोनस का मतलब सिंपल ये है कि एक ऐसा मैसेज जो आप सेंड करोगे लेकिन उसके रिस्पॉन्स आने के अंदर टाइम लगेगा। ठीक है। हम डायग्राम्स के अंदर बेसिकली फ्लो को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको जितना सिंपल लेके चलेंगे उतना ही बेहतर है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब वापस आ जाते हैं अपने ड्रॉ डॉट आयो के ऊपर। हमारे पास हमारे कॉपरेट्स पूरे हो गए। अब बारी बारी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को नाम देते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट है जी रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, आपने एक चीज़ याद रखी, ये जो कॉलर लगा हुआ है ना, ये आपने, मेरी रिकमेंडेशन है कि पीछे लगा रहने दो। काफ़ी टीचर्स आपको कहते हैं कि कॉलर्स लगा लो, जिस तरह जो इस प्रोजेक्ट के टीचर है इन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि आपने कॉलर्स लास्ट भी लगाने हैं। ठीक है, ये वाले जो कॉलर्स है, तो हर ऑब्जेक्ट के टाइटल के पीछे आपने एक कॉलर लास्ट भी लगाना है। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, अपने दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर और यूज़र डेटाबेस या डेटाबेस भी इसको सिंपली कह सकते हो आप, मैं सिंपली इसको डेटाबेस ही कहूँगा, डेटाबेस। अच्छा जी, अब जो ये यूज़र है, यूज़र क्योंकि आपका एक्टर भी है। अब देखो, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे एज अ यूज़र लिख दो, अदरवाइज आप यहाँ पे एक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मुझे एक्टर की सीक्वेंस डायग्राम यहाँ पे मिल जाती है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जी मिल गई, एक्टर की लाइफ लाइन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। और इसको डबल क्लिक करके आप आई थिंक टेक्स्ट भी दे सकते हो, यूज़र। ये येलो लाइन को खींच के आप कुछ लंबा छोटा करके इसी तरीके से यूज़र को अच्छी पोजीशनिंग भी दे सकते हो। अच्छा जी, अब हमने यूज़र से
रजिस्ट्रेशन पेज पे क्या मैसेज सेंड करना है। अब आपने इसको समझना क्या है, देखो आपने समझना ये है कि आपकी एप्लीकेशन अभी वर्किंग स्टेट के अंदर है, यूज़र बैठा हुआ है। तो ये इसको मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, आई थिंक कि ये इस यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। यूज़र बैठा हुआ है जी अपने कंप्यूटर के आगे, ठीक है, और कंप्यूटर के ऊपर उसके ऊपर है रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर यूज़र क्या देगा, क्या इनपुट करेगा, ऑब्वियसली वो अपने जो ईमेल है या पासवर्ड वगैरह है उसको इनपुट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह हमें इसने मैसेजेस दिए हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र एक मैसेज सेंड करेगा रजिस्ट्रेशन पेज को, एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। तो हम इसी मैसेज को यहाँ से सेंड कर देते हैं। हम एक्टिवेशन बार के ऊपर आते हैं, अगेन सीक्वेंस डायग्राम को ओपन करते हैं, यहाँ से एक एक्टिवेशन बार को पकड़ते हैं, इसको इसके साथ अटैच करते हैं कुछ इस तरीके से, और एक मैसेज को डिस्पैच करते हैं, ठीक है। जब आपने मैसेज डिस्पैच किया है तो एक्टिवेशन बार दूसरी साइड पे भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैसेज आगे जा रहा है। तो इसको अभी इतना सा रखते हैं। क्या मैसेज डिस्पैच किया हमने, हमने मैसेज डिस्पैच किया है एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। डिटेल्स, इसको थोड़ा सा आगे आगे कर लेते हैं चीज़ों को, कुछ इस तरीके से। और देखिए फंक्शन के अंदर आप इनपुट्स भी दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सप्लिसिटली बताना चाहते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें इनपुट करनी है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें जी हमने अपने फ्रंट एंड के अंदर एंटर करनी है, ठीक हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन पेज क्या करेगा जी, रजिस्ट्रेशन पेज एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रजिस्ट्रेशन क्या है, आपका फ्रंट एंड है। तो बेसिक फ्लो क्या होता है आपका, अब बेसिक फ्लो की भी साथ साथ बात कर लेते हैं जी। बेसिक फ्लो ये होता है कि आपका फ्रंट एंड जो है वो बैक एंड पे रिक्वेस्ट सेंड करता है, और बैक एंड फिर आपका डेटाबेस से वेरिफिकेशन करता है कि डेटाबेस के अंदर कोई यूज़र है या नहीं है, ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारे यूज़र ने रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह दिया, और उसने लिख दिया जी, बटन पे क्लिक कर दिया रजिस्टर नाउ पे। जैसे ही उसने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, हमारा फ्रंट एंड एक रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे बैकएंड सर्वर पे। वो रिक्वेस्ट क्या होगी, वो भी एक मैसेज होगा। तो हम यहाँ से एक मैसेज उठाते हैं, इसको इसके साथ अटैच करते हैं, और एक मैसेज सेंड करते हैं जी। क्या मैसेज सेंड करना है, यहाँ पे आ जाओ जी, सबमिट रजिस्ट्रेशन डेटा, ठीक हो गया। तो आ जाते हैं जी यहाँ पे, सबमिट रजिस्ट्रेशन डेटा। कौन सा डेटा जी, ये वही डेटा है जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो इनपुट करेंगे, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब अगेन आप इसको यहाँ से कॉपी करके आगे पेस्ट भी कर सकते हो, आपकी अपनी पर्सी है। इसको अगेन थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट जी, इसके बाद क्या होगा जी, आप ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर डेटाबेस को एक मैसेज सेंड करेगा कि चेक करो कि क्या ये यूज़र पहले से डेटाबेस में अवेलेबल तो नहीं है, और अगर नहीं है तो इसको डेटाबेस के अंदर डाल लो। तो हम अगेन इस मैसेज को कॉपी करते हैं, और इसके साथ अटैच कर देते हैं, और इसके साथ अटैच कर लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस की है, वो हमारी एक्टिवेशन बार है। जब भी मैसेज जाएगा या रिसीव होगा तो हमने एक्टिवेशन बार को ऐड लाजमी करना है। तो इस एक्टिवेशन बार को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जी, और इसको इस एक्टिवेशन बार के साथ अटैच कर लेते हैं। पहले इसको यहाँ से अलग करते हैं, एक्टिवेशन बार को अटैच करते हैं, और अब इसको इसके साथ अटैच कर लेते हैं।
ठीक हो गया। चलो जी, अब नेक्स्ट क्या है जी, वो चेक करेगा और ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर को एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि यूज़र नॉट फाउंड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में काफ़ी देर तक बात करते रहेंगे। अब हमें पता है इसने काफ़ी देर तक बात करनी है, तो क्यों ना हम इसके एक्टिवेशन बार को लंबा कर दें। ठीक है, लॉजिकल है ना ये चीज़, कि अगर कोई चीज़, कोई दो ऑब्जेक्ट ज़्यादा देर तक बात कर रहे हैं तो उनका एक्टिवेशन बार उतना ही ज़्यादा लंबा भी होगा। एक तो पहले हम एक्टिवेशन बार अपनी डेटाबेस के लिए भी यहाँ पे डाल लें। अब इसने यहाँ पे किया है जी एक मैसेज को रिटर्न। क्या मैसेज रिटर्न किया है? हमने, हमारे ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर ने या हमारे सर्वर ने डेटाबेस से पूछा था कि भाईजान हमें बताएं कि आपके पास ये यूज़र पहले से अवेलेबल तो नहीं है। तो उसने कहा फॉल्स, नहीं है जी अवेलेबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उसने रिस्पॉन्स सेंड किया यूज़र नॉट फाउंड। फाउंड, और यहाँ पे हमने इस फंक्शन का नेम चेंज नहीं किया, उसको हम चेंज कर लें, चेक एग्जिस्टिंग यूज़र। तो चेक एग्जिस्टिंग यूज़र, तो ये कह देगा जी यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हो। लेट्स से अगर हम कहेंगे कि ट्रू, तो इसका मतलब है कि यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है, और अगर हम कह देंगे फॉल्स तो इसका मतलब है कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये कह लेते हैं कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, यूज़र नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। अब यूज़र नहीं फाउंड हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर कहेगा कि फिर इस यूज़र को सेव करो अपनी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अगेन हम इस मैसेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, और हम कह देंगे सेव यूज़र। जो यूज़र हमने आपको सेंड किया है, जिसका डेटा सेंड किया है, उसको सेव कर लो। ठीक है, अब अगेन आपका डेटाबेस आपको क्या रिस्पॉन्स भेजेगा? मेरे ख्याल से यही रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ जी हमने भाईजान इसको कर लिया सेव। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम कह देते हैं कि सेव्ड, यूज़र सेव्ड या यूज़र रजिस्टर्ड। लेकिन अब नीचे जाके हम पढ़ते हैं, तो डेटाबेस पहले कहता है यूज़र नॉट फाउंड, फिर ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर कहता है सेव यूज़र, फिर डेटाबेस को कहता है यूज़र क्रिएटेड, और रजिस्ट्रेशन पेज फिर आपके बेसिकली कंफर्मेशन दे देता है अपने यूज़र को कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूज़र नॉट फाउंड लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कह देते हैं यूज़र क्रिएटेड। फिर नेक्स्ट आपका जो मैसेज होगा वो एक रिस्पॉन्स की फॉर्म में जाएगा। यहाँ से एक्टिवेशन बार को लंबा कर लेते हैं, और इसके अंदर आके कह देते हैं ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है रजिस्ट्रेशन पेज को कि यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और अब फ्रंट पेज, वो पेज जो आपका यूज़र देख सकता है, ये दोनों चीज़ें तो यूज़र नहीं देख सकता ना। फ्रंट पेज जो आपका यूज़र देख सकता है, रजिस्ट्रेशन पेज उसको एक कंफर्मेशन ईमेल दे देता, ईमेल कह रहा हूँ, एक डिस्प्ले दे देता है कंफर्मेशन का कि आपका जो यूज़र है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो अगेन यहाँ से एक रिस्पॉन्स को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे ले जाते हैं, और इसको इसके साथ जोड़ के एक्टिवेशन बार के साथ यहाँ पे कह देते हैं बिल्कुल लास्ट पे डिस्प्लेस द कंफर्मेशन, डिस्प्लेस कंफर्मेशन। अब बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम अपनी सीक्वेंस डायग्राम को जो हमने बिल्ड किया है इसको पढ़ते हैं जी, हमने क्या बिल्ड किया है। पहले तो कुछ कलरिंग कर लेते हैं, अगर आपका दिल करे तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे जो ये
ऊपर वाले बटन्स हैं ये ब्लू है, मेरे एक्टिवेशन बार्स जो है वो एक ही सिलेक्ट हो रहा है एक बारी में, मेरे एक्टिवेशन बार्स जो है वो ग्रीन है। और लास्ट पे अब हम देखते हैं कि हमारा फ्लो क्या है। यूज़र जब रजिस्ट्रेशन का फ्लो परफॉर्म कर रहा होगा तो पहले जाके वो रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स देगा। फिर वो रजिस्ट्रेशन पेज पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा तो मेरी जितनी भी डिटेल्स होगी वो सर्वर के ऊपर चले जाएगी ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या होता है, मैं आपको बेसिक लेवल पे समझा दूँ। कंट्रोलर आप कहते हो आ, एक ऐसी चीज़ को जिसने आगे डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजनी होती है। ठीक है, इसमें एमवीसी आर्किटेक्चर की बात हो रही है, ये आपके सीक्वेंस डायग्राम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, मैंने वैसे ही इसको छेड़ दिया टॉपिक को। लेकिन हाई लेवल ओवरव्यू देते हैं। रजिस्टर यूज़र जो है एंटर करता है अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को। रजिस्ट्रेशन पेज पे जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो डिटेल्स आपकी सर्वर के पास चली जाती है। सर्वर डेटाबेस से कहता है चेक करो कि क्या ये यूज़र डेटाबेस के अंदर पहले से तो नहीं है। डेटाबेस फिर उसको रिप्लाई करता है कि नहीं जी पहले नहीं है। तो फिर उसको सर्वर कहता है कि तो कर लो ना सेव इसको। फिर वो उसको सेव कर लेता है और रिप्लाई कर देता है सक्सेसफुल का, ट्रू का, या वो बता देता है कि यूज़र क्रिएटेड। फिर जो आपका सर्वर है वो फ्रंट एंड को बताता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन पेज को बताता है कि आपका यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और फिर रजिस्ट्रेशन पेज डिस्प्ले कर देता है एक मैसेज रिस्पॉन्स की फॉर्म में यूज़र को, एक ऐसा मैसेज जो वो विजुअली देख सकता है। ठीक है, अब इसी पूरे फ्लो को अगर मैं लेट्स से कि परफॉर्म करना चाहता हूँ, अगर तो मेरी लॉगिन नहीं है फेसबुक, आई थिंक कि पहले से लॉगिन है, तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं। अब जीमेल पे चले जाते हैं, आउटलुक पे चले जाते हैं। अगर आउटलुक के ऊपर जाए तो यहाँ पे आपको साइन इन का बटन मिलेगा। साइन इन के ऊपर जाते हैं अगर, तो ये आपसे पूछेगा कि साइन इन करना है। हम यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर चले जाते हैं। ये वही फ्लो होगा जो हम लोग देख रहे हैं, जिसकी हमने डायग्राम बनाई है। ये हमारे से पूछ रहा है कि आपका जो नया ईमेल है वो क्या होगा जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ch88@outlook.com। ठीक है, अगर ये अवेलेबल होगा पहले से, यानी कि किसी के यूज़ में होगा, तो ये कह देगा कि ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अपने पासवर्ड की डिटेल्स दो। अच्छा जी, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको दिखा भी दूँ ना कि ये फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट कैसे जाती है। अगर आप इंस्पेक्ट करोगे, नेटवर्क के अंदर आओगे और इसको यहाँ से क्लियर कर दोगे, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक मैसेज सेंड होता है आपके सर्वर पे, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे। उस मैसेज को वैसे तो नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट, लेकिन हम इसको अभी के लिए सीक्वेंस डायग्राम को समझने के लिए मैसेज कह रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया और क्रिएट मैसेज क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया, लेट्स से यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ और अपनी फर्दर डिटेल्स देता हूँ। January 16 और आई एम वेरी ओल्ड, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम FSharp CH, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें जी, यहाँ पे हमारी हुई है एक रिक्वेस्ट, एक ऐसी रिक्वेस्ट जिसके अंदर मैंने, ये था मेरा डेटा जो मैंने दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्स हमें क्या है, हमें रिस्पॉन्स आ गया एक एरर। अभी एक एरर आ रहा है क्योंकि वो कह रहा है आपसे कि बताओ पहले हमें प्रूफ करो कि आप ह्यूमन हो भी हो कि नहीं। ठीक है, तो हम ये प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब करनी थी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप बारी बारी एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट एंड से बैक एंड के दरमियान मैसेजेस ही सेंड कर रहे होते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सीक्वेंस डायग्राम समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। हम इसको एक बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं, ऐसे फ्रेम के अंदर। ठीक है, और इस फ्रेम को फिर ऊपर हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फ्लो है, रजिस्ट्रेशन फ्लो। ठीक हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और रजिस्ट्रेशन फ्लो वाली जो हमारा डब्बा है इसको मैं पर्पल कर लेता हूँ। अब इस चीज़ की मैं लेने लगा हूँ स्क्रीनशॉट। स्नैपिंग टूल को ओपन करते हैं और यहाँ से इसकी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ये थी जी हमारी सीक्वेंस डायग्राम का प्रोसेस कि हमने सीक्वेंस डायग्राम को कैसे बनाना है।
मैं अगेन रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइफ लाइन्स होगी, एक्टिवेशन बार्स होंगे, मैसेजेस होंगे और रिस्पॉन्सेज होंगे। ठीक है। और आपने बेसिक बताना क्या है सीक्वेंस डायग्राम के अंदर कि आपकी एप्लीकेशन का एक यूज़ केस का फ्लो क्या है। सिंगुलर यूज़ केस की हमेशा आपने बात करनी है, आपने कभी भी पूरे सिस्टम को एज अ होल शो नहीं करवाना। ठीक हो गया। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, वर्ड के ऊपर जाते हैं और हमारी जो सीक्वेंस डायग्राम है उसकी पहली यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं, यूज़र रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो है थोड़ी सी आगे हैं, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। इसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं अगर ये आ सकता है तो, और इनको नीचे कर लेते हैं। ये हमारा पहला फ्लो था। इसी तरीके से आपने अपने यूज़र लॉगिन के फ्लो को भी बिल्ड करना है, या जो भी आपके प्रोजेक्ट के फ्लो होंगे। अब अगर यूज़र लॉगिन का फ्लो होगा तो ये सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे, यूज़र की जगह मैं एक्टर का यूज़ कर सकता हूँ। ये सारे मेरे मैसेजेस होंगे, और जो भी मैसेजेस आपने करने हैं उसके लिए आपने एक्टिवेशन बार का यूज़ करना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसने सिर्फ मैसेजेस का यूज़ किया हुआ है, लेकिन मेक श्योर कि आपको लॉजिकली खुद ही पता चल रहा हो कि आप कौन सा मैसेज सेंड कर रहे हो, कौन सा मैसेज रिसीव कर रहे हो। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्स कौन सा है और मैसेज कौन सा है। अगर इसको आपने फर्दर डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे हम एक और प्रॉम्प्ट दे के देख लेते हैं। हम इसे कहते हैं टेल मी एक्सप्लिसिटली विच मैसेजेस आर क्रिएट मैसेज created and which of them are responses। आई होप कि ये हमें इसका आंसर कर देगा। देखिए ये यहाँ पे इसने बता दिया कि अब ये वाले जो मैसेजेस हैं ये हमारे रिस्पॉन्स मैसेजेस हैं, और ये वाले मैसेजेस हमारे रिक्वेस्ट वाले मैसेजेस हैं। लेकिन देखो, आपको अगर खुद ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आती है ना लॉजिकली, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको सिस्टम का आपका फ्लो पता लग जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने अपनी सीक्वेंस डायग्राम को अच्छे तरीके से कैसे बिल्ड करना है। आपने इसी तरीके से बाकी सारी यूज़ केसेस की डायग्राम को भी खुद बिल्ड करना है, और मेक श्योर कि आप सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करो ताकि आपके सुपरवाइज़र आपको कुछ कहे मत। ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। कल की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डायग्राम को कैसे बिल्ड करना है। विद दैट सेड, अल्लाह हाफिज़।